Hello dear students, welcome you on my YouTube channel. Friends, today we will discuss about the Indian polity. That is very important topic to understand. ठीक है? What we will discuss Indian polity. It is very important topic and definitely whenever you will appear in any exam, you will find 5 to 10 question in every exam, whatever kind of exam you are going to appear. किसी भी तरह का एग्जाम आप देते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली रहते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है, दैट इज गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा आपको। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ने को मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट एंड मैनी अदर थिंग्स, क्विजेस वगैरह अगर आप चाहते हैं कि अटेम्प्ट करें आप अपने पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो आप हमारी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सके और कंटिन्यू कर सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज हिस्टोरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि जब भी हम पॉलिटी को पढ़ने की किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए कि हम उसका हिस्ट्री जाने, ठीक है, कि उसका हिस्ट्री कैसा था, ठीक है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या उसकी ड्रॉबैक्स थे, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कभी भी हम जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए, अ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए कि बिफोर 1947 जब आप बात करते हैं भारतीय इतिहास की और राजनीतिक इतिहास की, ठीक है, और प्रशासनिक इतिहास की, तो ये दोनों राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आर को एग्जिस्टेड फॉर द वर्किंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें किस तरह से इसको दोनों चीजों को साथ साथ लेके ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बिफोर 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू एंटिटीज, द ब्रिटिश इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द 11 प्रोविंसेस, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें 11 प्रोविंसेस में इसको डिवाइड किया गया था, एंड द प्रिंसाइजली स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, ठीक है, एंड द टू एंटिटीज merged together to form the Indian Union, but many of the legacy system in the British India is followed even now, ठीक है। जो भी बहुत सारी आज की डेट में भी हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं, जैसे कि ना एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, ब्रिटिश एक्ट ऑफ 1935, इसके भी काफी सारे रूल्स आज भी भारत में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसके हमारे को कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है, तो कहीं हमें उसके लॉस भी महसूस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। फेडरल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ फेडरल को मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पावर, ठीक है, पावर डिवाइडेड होती है दो सेक्टर में, ठीक है, जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच। भारत में क्या है कि दोनों ही जगह जैसे सेंटर में भी पावरफुल है और स्टेट भी अपने आप में पावरफुल है। स्टेट भी अपने लिए बजट तैयार करती है और सेंटर भी अपने लिए बजट तैयार करती है, ठीक है, लेकिन सुपरमेसी इसमें सेंटर की ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम समझते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें क्या रहता है कि हमारे पास पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, ठीक है, टू हाउसेज डिवाइडेड है, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है, लोक सभा कहते हैं। इसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक होती है, ठीक है, आप इसको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या
आप कह ले कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, सिमिलर थिंग्स यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अब पढ़ने वाले हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किस तरह से डेवलप हुआ, उसमें क्या क्या फीचर है, कहाँ कहाँ से हमने अडॉप्ट किए, उसके डेवलपमेंट में किन किन फेजेस को हमने फेस किया। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। The first step was taken by the British Parliament to control the affairs of the East India Company in India। ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर्स, यानी कि जो भी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर लुक आफ्टर करने के लिए, या उसके देखभाल करने के लिए जो पहला एक्ट तैयार किया गया दैट वाज कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फर्स्ट फोर्ट विलियम। ठीक है, जो फोर्ट विलियम थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल बने एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्होंने क्या, पहले तो जो गवर्नर के हैसियत से वहाँ पे काम कर रहे थे फोर्ट विलियम, और इस एक्ट के थ्रू उनको जो ड्यूटी दी गई दैट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ड्यूटी दी गई। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वारेन हेस्टिंग बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बट जो वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड एंड 4 मेंबर। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड 4 मेंबर, इसमें कितने, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करने के लिए व्यक्ति दिए गए थे दैट वाज 4 मेंबर एंड देयर वाज नो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनाई गई। ठीक है, इट सबऑर्डिनेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास to the Governor General of Bengal. And next is the Supreme Court was established at Fort William, Calcutta as the apex court in 1974। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूछते हैं इसको, कई बार पेपर में पूछते हैं, पूछा जा सकता है क्या, ठीक है, कि पहला अपेक्स कोर्ट जो कि कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे बना और कब बना। ठीक है, तो ये कहाँ बना था, कोलकाता में, और 1774 में बना था भारत के अंदर। ठीक है, इट प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम द natives। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें थी, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो इसमें 3 चीजें थी। ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है वो कौन सी थी, पहली थी कि इसमें 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक है, और दूसरा इसमें कि वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, किसको, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया वो कहाँ किया गया था, कलकत्ता के अंदर किया गया था, और कब किया गया था, 1774 में। तो ये 3 चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1784, जो 1771 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको अमेंडमेंट करने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया। इसमें क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट था हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द सिटीजन ऑफ कलकत्ता एंड टू टेक इनटू कंसिडरेशन रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स आल्सो। ठीक है, पहले क्या है, वो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ही रेगुलेट कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स है उसमें ऑल पब्लिक को, ऑल सिटीजन को इंक्लूड कर दिया, उनको रेगुलेट करेगा, और साथ ही साथ इसमें रिलीजियस और सोशल कस्टम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट है कि फॉर केसेस इन्वॉल्विंग बिलो $5,000 द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। राइट, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फिर इसके बाद
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसमें क्या है, कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, जो पॉलिटिकल फंक्शन थे और जो कमर्शियल फंक्शन थे वो अलग अलग कर दिए गए। पहले दोनों ही चीजें, कमर्शियल और पॉलिटिकल, दोनों ईस्ट इंडिया ही कंपनी चला रही थी, लेकिन अभी इसमें क्या है, डिवीजन कर दिया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कमर्शियल फंक्शन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स को एस्टेब्लिश कर दिया गया। किसके द्वारा किया, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और तीसरा है रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल टू 3 मेंबर। ठीक है, वहां पे कितने थे, 4 थे, अब कितने, 3 कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, जो अब जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी, जहां जहां कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, वो अब ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहलाने लगी। ठीक है, और गवर्नर काउंसिल वर एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1786, गवर्नर जनरल वाज मेड commander in chief and was given the power to override his council in extraordinary cases. नेक्स्ट है हमारे पास द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो मेन चीज है दैट इज की द पावर ऑफ गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल was extended to all future governor general, and during the absence of governor general from Bengal he was to appoint a vice president from civilian member of the council to act for him. Next है कि all the members in future to be paid salary out of the Indian revenue, right? Indian revenue से salary पे की जाएगी। ये किसमें प्रोविजन दिया गया, 1793 के चार्टर्ड एक्ट में। The laws were translated into Indian language. All the laws were translated into Indian language. Next है हमारे पास कि Charter Act of 1813, that is monopoly of trade with India was ended, but a monopoly of tea trade with China was allowed. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी क्या मोनोपोली इंडिया के साथ तो खत्म कर दी गई, लेकिन चाइना के साथ टी के व्यापार में, चाय के व्यापार में कंटिन्यू रखी गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1883, monopoly of tea trade with China was abolished. Company was only to have political function. अब क्या है कि कमर्शियल फंक्शन को रिड्यूस करके अब कंपनी क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ काउंसिल बिकेम द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के थे वो क्या, मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स बना दिया गया। A law member without power to vote was added to the executive council of governor general, that is Lord Macaulay was first law member। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को फर्स्ट लॉ मेंबर की उपाधि मिली, यानी कि वो फर्स्ट लॉ मेंबर बनाए गए कब, 1883 में चार्टर एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपटीशन एग्जाम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन द नेम ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, जो कि आज की डेट में यूपीएससी है, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानी जाती है। उस टाइम क्या, किस नाम से, आईसीएस के नाम से, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी। एंड इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास Charter Act of 1853, the legislative and executive function of the Governor General's Council was separated। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल है उसके जो लेजिस्लेटिव है और दूसरे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उनको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, 6 मेंबर इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 4 out of the 6 members were appointed by the provisional government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. It introduced a system of open competition as the basis for the recruitment of the civil service of the company, that is Indian civil service opened for all। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपनी अब क्या है,
एग्जाम कंडक्ट करती थी, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करने के लिए एग्जाम लिया जाता था, ठीक है, और ओपन था सभी के लिए, कोई भी इसमें बैठ सकता था, जो क्वालिफाई करता था उसको पोजीशन दी जाती थी। देन द ब्रिटिश क्राउन assumed the sovereignty over India from the East India Company in 1857, and the British Parliament elected the first statute for the government of India under the direct rules of the British government, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 1858, द रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। अब 1800 पहली बारी, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, 1858 यानी कि 1858 1858 में फर्स्ट टाइम, ठीक है, कंपनी रूल को जो रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया, यानी कि अब जो ब्रिटिश क्राउन है उनका रूल भारत में शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ? 1858 से। और द पावर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी के द्वारा, सेक्रेटरी, ठीक है, जो होगा भारत का, उसके द्वारा द पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन को फंक्शन किया जाता था, और वो रिस्पॉन्सिबल था ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी टू बी एड्रेस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब उसके लिए फिर भारत में एक काउंसिल है बनाई गई जो उसकी सहायता के लिए थी, हैविंग 15 मेंबर, ठीक है। इट वाज वेस्टेड विद complete authority and control over the Indian administration through the Viceroy as his agent. The Governor General was made the Viceroy of India. ठीक है, the Governor General made the Viceroy of India. Lord Canning was the first Viceroy of India. Abolished Board of Control and Court of Director. ठीक है, Lord Canning, the first Viceroy of India. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको आज मैंने बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम 1935 के एक्ट को भी पढ़ेंगे, 1909 के एक्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हमने पढ़नी है। तो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, होप सो यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।